हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम आज बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम डिस्कस किए थे कोशिका पर और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट पर हमने डिस्कस किए थे। तो पहले हम पहले क्लास पर डिस्कस कर लेते हैं कि पहले क्लास में क्या क्या किए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र क्या होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, उन सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पिछले क्लास में जो बात देखे तो उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या देखे थे कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और उसके बाद जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहोएक ने की थी। वह सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। और स्लाइडेन और सॉन जो दो वैज्ञानिक थे वह कोशिका के सिद्धांत दिए थे। और उसके बाद सबसे छोटी कोशिका हम बताए थे। सबसे छोटी कोशिका कौन थी? तो वह कौन थी? माइकोप्लाज्मा थी। और सबसे बड़ी कोशिका कौन थी? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह सबसे बड़ा होता है, जिसके कारण से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और उसके बाद हम मानव में देखे थे, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह शुक्राणु होती है, जो कि मेल में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु है, जो कि फीमेल में पाई जाती है। और सबसे लंबी कोशिका पूछ दे तो वह न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र है, जो कि हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे टॉपिक पर देखते हैं। आगे पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, केंद्रक पढ़ा दिए थे। इस कोशिका के अंदर जितने भी अंग आते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम बताए थे केंद्रक को बता दिए थे, कोशिका झिल्ली क्या कोशिका झिल्ली को बताए थे और कोशिका भित्ति को बताए थे। जिसमें केंद्रक को बारे में हम बताए थे, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इस केंद्रक का क्या काम होता है कि केंद्रक जो होती है सभी प्रकार के अंगों को वह नियंत्रण करती है। और यह कोशिका जो होती है कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका भित्ति जो केवल पौधा में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वह जंतु में नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली जो होती है वह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पौधा में पाई जाती है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर जो पाई जाती है, इसके यह जो बाहरी परत है, यह बाहरी परत यह क्या कोशिका भित्ति है और यह क्या कोशिका झिल्ली है। जबकि जंतु कोशिका में एक ही लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? इसके अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया पर डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सर्वप्रथम इसको देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? अल्टमैन ने की। तो जब हम सांस लेते हैं और O2 को जब हम ग्रहण करते हैं तो वह शुद्ध O2 नहीं रहते, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार के गैस रहते हैं। और जब वह गैस क्या अंदर जाती है तो वह क्या करते हैं? फेफड़ा में जाती है। और फेफड़ा जो होती है वह सीधे तरीके से सम्मिश्रित गैस को नहीं ग्रहण करते, वह फिल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन को वह ग्रहण करते हैं। कौन? फेफड़ा। और फेफड़ा जो होती है एक टंकी के रूप में काम करती है, जिसमें वह O2 को अंदर रखने देती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो यह क्या होती है? हमारे फेफड़ा में O2 जाती है। और यह जब O2 जाती है, यहाँ पर शुद्ध O2 जाता है। और यहाँ से उस फेफड़ा से क्या होता है? कई सारे नसें जुड़ी हुई रहती है। और उसी के द्वारा वह क्या था? O2 हमारे सभी शरीर के अंगों में जाती है। तो वह जो O2 होती है वहाँ जो सभी नसें जुड़ी हुई रहती है, तो वहां से ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करती है? हीमोग्लोबिन करती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है? उस ऑक्सीजन को लेकर जाती है। और वहां पर क्या होता है? कोशिका तक लेकर जाती है। और कोशिका में जो
कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको क्या करते हैं वहां पर दे देती है। और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एक साइकिल चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। या O2 जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है तो यह क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल चलती है। एक साइकिल चलती है उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। उसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि उस साइकिल की खोज जो है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। और इस क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या होता है, O2 जाती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है। और क्रेब्स साइकिल के बाद, क्रेब्स साइकिल जब चलती है इसके फलस्वरूप क्या होता है, 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP का निर्माण होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोमिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह जो 38 ATP का निर्माण होता है इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज, या याद रखिएगा, यह डिजिट एग्जाम में पूछा जाता है। 38 ATP का निर्माण होता है और यह जो एक ग्लूकोज मिलता है और इस ग्लूकोज के फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह ऊर्जा का निर्माण करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। या फिर इसे क्या कहते हैं, विद्युत गृह भी कहा जाता है या शक्ति गृह। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति गृह भी कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्रिस्टी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया से इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या, गोल्जी बॉडी को देखते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या इसको क्या कहते हैं, गोल्जी काय भी कहते हैं। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए गोल्जी काय होगा। यहाँ पर जो यह कौन है, गोल्जी बॉडी है, या फिर इसे क्या कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है कौन, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कौन, तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने क्या की, गोल्जी बॉडी की खोज की। यह कौन काम करता है, या जब क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करती है तो उस ऊर्जा को ले जाने का काम कौन करती है, तो यही गोल्जी बॉडी करती है। यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। और जब हम खाना खाते हैं तो उस खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण करने का काम कौन करती है, तो यही गोल्जी बॉडी करती है। अर्थात खाद्य पदार्थों का परिवहन करने का काम कौन करती है, तो यही गोल्जी बॉडी करती है। अर्थात यह एक क्या होता है, यातायात के रूप में काम करती है। यातायात के रूप में काम करती है। अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि हमारे शरीर में कि अंदर जो कोशिका होती है वह यातायात के रूप में कौन काम करती है, तो यह गोल्जी बॉडी करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गोल्जी बॉडी के बाद देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम, आप इसको इंग्लिश में भी याद करेगा, एग्जाम में इंग्लिश में भी दे देता है। अंतःप्रद्रवी जालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। या अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या काम होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, या जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है या कोशिका को पचकने में क्या करती है, रोकती है। या अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वह कोशिका को पचकने से क्या करती है, रोकती है। अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात यह कोशिका के अंदर जो है एक पिलर के रूप में काम करती है। कौन, अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में ER भी कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अर्थात यह अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है कोशिका के अंदर एक पिलर के रूप में काम करती है। इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, अंतःप्रद्रवी
जालिका को कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह दो प्रकार की होती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है अर्थात ER जो होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वह दो प्रकार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होती है स्मूथ होती है। एक क्या होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और एक क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन होती है? एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ, और इसको क्या बोलते हैं? मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर एक होती है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है यह वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करती है? तो यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। और खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करती है? यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जो है राइबोसोम पाई जाती है। इसके ऊपर जो है राइबोसोम पाई जाती है, जिसके कारण से ये प्रोटीन का निर्माण करती है। यह प्रोटीन का निर्माण करती है। अब यहाँ पर देखिएगा यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यह क्या? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर जो है वह कौन है? खुरदुरी अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आप देखिए यह जो दानेदार जो पाई जाती है यह कौन है? राइबोसोम है। और यही राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करती है। तो आप समझ गए अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या करती है? कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करती है, क्योंकि यह कोशिका को पचकने से क्या करती है? वह बचाती है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यह जो राइबोसोम पढ़े हैं राइबोसोम को अब देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट राइबोसोम क्या है और राइबोसोम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसको देखते हैं। यह राइबोसोम जो है राइबोसोम क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन का निर्माण करती है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन प्रोटीन का निर्माण जो है वह 20 एमिनो एसिड से होता है। 20 एमिनो एसिड के फलस्वरूप क्या होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। यह 20 एमिनो एसिड जो है वह 10+10 के रूप में काम करती है। जैसे हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड जो है पहले से ही पाई जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? 10 एमिनो एसिड प्राप्त होती है। और यह 10 एमिनो एसिड प्लस 10 एमिनो एसिड 10+10 मिलकर क्या करती है? 20 एमिनो एसिड बराबर क्या होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से विद्यमान होती है, और अन्य 10 जो एमिनो एसिड है वह खाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, और दोनों मिलकर एक क्या होती है? एक प्रोटीन का निर्माण। पहले एमिनो एसिड मिल गई और फिर क्या हुआ? एक प्रोटीन का निर्माण करती है। कौन? यह। अब जो यह राइबोसोम जो है यह 2 प्रकार की होती है। राइबोसोम जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है 70S राइबोसोम, एक क्या होती है? 70S राइबोसोम होती है, और एक क्या होती है? 80S राइबोसोम होती है। एक 80S राइबोसोम होती है। यहाँ पर S का मतलब क्या होता है? यहाँ पर S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो 70S राइबोसोम है यहाँ पर किसका दबदबा उच्च है? तो यहाँ पर कौन है? 70 है। यहाँ पर 70 और यहाँ पे 80 है, तो जाहिर सी बात है यह क्या है? ज्यादा है, और यह क्या है? कम है। इस कारण से 70S राइबोसोम जो होती है वह हल्का होती है, और 80S राइबोसोम जो होती है वह भारी होती है। और यह 70S राइबोसोम जो होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, सभी अंग क्या होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। जैसे जीवाणु, जितने भी जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में आते हैं। उसमें किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और यह जो 80S राइबोसोम है, यह क्या होती है, भारी होती है। कौन? 80S राइबोसोम। यह जो किसमें पाई जाती है? यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यह यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में मानव और पेड़ पौधे दोनों आ जाते हैं। मानव एंड पेड़ पौधे दोनों आ जाते हैं। उसमें कौन सी पाई जाती है? राइबोसोम। उसमें 80S राइबोसोम पाई जाती है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे राइबोसोम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यह राइबोसोम। यह जो राइबोसोम होते हैं, यहाँ पे क्या है, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है, खुरदुरी, यह जो दानेदार पाई जाती है, दानेदार, यही क्या होते हैं, राइबोसोम है। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो डॉट डॉट के रूप में पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं, अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम को चलिए दोस्तों अब देखते हैं, एक टॉपिक है लवक। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लवक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। यह लवक जो होती है, यह केवल पौधा में पाई जाती है। यह लवक जो होती है, यह केवल पौधा में पाई जाती है, अर्थात पादप में पाई जाती है। यह जो है, यह मानव में अर्थात जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और यह लवक जो होती है 3 प्रकार की होती है। लवक जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है उसको देखते हैं। पहला एक होती है क्लोरोप्लास्ट। क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? पहला क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। पहला क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। यह जो क्लोरोप्लास्ट होती है, यह भोजन का निर्माण करती है। क्या करती है? भोजन का निर्माण कौन करती है? या क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। या क्या होती है? हरे रंग की होती है। क्या, कौन सी रंग की होती है? हरे रंग की होती है। और इसी के विशेषता से एग्जाम में क्वेश्चन को आप यह याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। इसके बाद एक होती है ल्यूकोप्लास्ट। एक क्या होती है? एक होती है ल्यूकोप्लास्ट। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अवर्णित लवक कहते हैं। अवर्णित, क्या कहते हैं? अवर्णित लवक कहते हैं। अवर्णित लवक। यह कौन सा काम करती है? यह भोजन को संग्रह करने का काम करती है। तो भोजन को संग्रह करने का काम कौन करती है? वह ल्यूकोप्लास्ट करते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवर्णित लवक कहते हैं। इसके बाद एक पाई जाती है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिसको क्या कहते हैं? वर्णित लवक। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णित लवक कहते हैं। आप हिंदी मत याद रखिएगा, एग्जाम में इंग्लिश पूछ दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। यह जो वर्णित लवक जो होती है, यह कहते हैं रंगों को प्रदान करती है। रंगों को प्रदान करती है। जैसे आप पढ़े होंगे, टमाटर में लाल रंग जो पाई जाती है वह लाइकोपीन के कारण पाई जाती है। गाजर में जो रंग पाई जाती है वह कैरोटीन के कारण पाई जाती है। तो वह समझता किसके कारण होता है? वह क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णित लवक के कारण होता है। तो दोस्तों आप ये समझ गए कि लवक क्या होता है और इसकी विशेषता से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक टॉपिक देखते हैं, रसधानी। क्या कहते हैं? रसधानी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स कहते हैं। यह रसधानी जो होती है, यह रसधानी कहता है पौधे प्लस जंतु दोनों में पाए जाते हैं। रसधानी जो होते हैं पौधे और जंतु में दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन यह पौधे में जो क्या कहते हैं, यह बड़े आकार में पाए जाते हैं। पौधों में क्या कहते हैं? बड़े आकार में पाए जाते हैं। और जंतु में जो है यह छोटे आकार में पाए जाते हैं। छोटे आकार में पाए जाते हैं। यह बड़े आकार और क्या था छोटे आकार में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यह जो रसधानी जो होती है वह क्या करते हैं? रसधानी जल को संचित करने का काम करती है। जल को संचित करने का काम कौन करती है? रसधानी अर्थात वैक्यूल्स करती है।
यह पौधे में क्या होता है, बड़े आकार में पाई जाती है और जंतु में छोटे आकार में पाई जाती है। ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि पौधे का जीवन जो है वह जल पर ही आधारित है। अगर जल नहीं देंगे तो वह पौधा क्या होगी, सूख जाएगी। इसलिए क्या होता है, पौधे में बड़े आकार में पाई जाती है और जंतु में छोटे आकार में पाई जाती है। रसधानी का मुख्य काम होता है जल को संचित करना। हमारे अर्थात मानव में क्यों कौन जल को संचित करती है, तो वह कौन करती है, रसधानी अर्थात वैक्यूल्स करती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।